क्या था, दीर्घाकार आवर्त सारणी या दीर्घ आवर्त सारणी है। अब देखिए इसका मेन चीज तो आप जानते हैं, अगर दीर्घ आवर्त सारणी या दीर्घाकार आवर्त सारणी की बात करेंगे तो देख लीजिए इसमें सबसे मेन चीज जो है वो आप जानते हैं। सबसे मेन चीज इसमें कौन है, रखने का तरीका, कि किसके आधार पर आपने रखा है इसमें। तो ये जो आवर्त सारणी है ये आप सीधे कहो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर करोगे तो ब्लॉक आएगा सीधे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, यानी आप कह लीजिए ब्लॉक, जो ब्लॉक की परिकल्पना आई, समझ रहे हैं, ये एस ब्लॉक के हैं, ये पी ब्लॉक के हैं, ये इसी के बाद आई। यानी आप कह सकते हैं एस पी डी एफ जो सिस्टम है उन कक्षकों की खोज के बाद जो आवर्त सारणी बनाएगी वो कौन सी है, ये है यानी दीर्घाकार आवर्त सारणी। तो आप ये कह सकते हैं कि दीर्घाकार जो आवर्त सारणी है, अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें सबसे मेन चीज कौन है कि सब कुछ, पहले क्या था, भार था, जो इसका आवर्ती फलन था, यानी मेन डिपेंड किस पर थी, भार पर थी, फिर किस पर डिपेंड हुई, क्रमांक पर डिपेंड हुई, फिर किस पर डिपेंड हुई, ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे आधार पर। सबसे पहली आवर्त सारणी किसने दी, मेंडलीफ ने दी, उसका नाम क्या था, मेंडलीफ की आवर्त सारणी। दूसरी सारणी आधुनिक आवर्त सारणी थी, वो किसने दी, मोजले ने दी, मोजले जो थे उन्होंने दी दूसरी आवर्त सारणी। उसके बाद जो ये आपकी दीर्घाकार आवर्त सारणी है, ये साइंटिस्ट थे, दो कॉम्बिनेशन था दो लोगों का, रॉक एंड बर्नर, ठीक है, मतलब नाम कोई जरूरत नहीं है, नाम के पीछे मत पड़िएगा, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं मार नाम रटने में जुट जाते हैं, किसने किया, नाम की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, मतलब नाम वाम की कोई आवश्यकता नहीं कि नहीं नाम रटे पड़े हैं, हमारे याद नहीं हो रहा है, भूल जा रहे हैं बार बार, फिर भी कोशिश कर रहे हैं नहीं नाम याद, नाम का क्या करना है यार। हाँ, ये थोड़ी पूछा जाएगा कि किसने, सामान्य ज्ञान का थोड़ी पेपर आप दे रहे हो कि भाई उसमें ये पूछा जाए कि किसने, ठीक है, कि किसने उस चीज़ को इन्वेंट किया। तो ये रॉक एंड बर्नर थे, इन्होंने इस सारणी की परिकल्पना दी। इन्होंने ये बताया कि भाई सबसे पहली चीज़ तो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनके आवर्ती फलन होते हैं, मतलब तत्वों को हम कहाँ किस आधार पर रखेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर रखेंगे, ये एक चीज़ थी। इसके बाद अब इन्होंने क्या किया, इनका वर्गीकरण ब्लॉक के आधार पर शुरू किया कि भाई एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे तो कोई भी आप मान लो, ठीक है, कोई भी आपने कुछ भी मान लिया, मान लो कार्बन है, कितना होता है, 6 होता है। अब जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया 1s2, 2s2 और 2p2, ये तो हुआ। तो जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आया तो इसमें किसकी बात आई, sp-d-f की बात आई। तब यहाँ से एक्सप्लेन किया गया कि भैया इनके ब्लॉक होते हैं और इनको किस नाम से जाना जाता है, sp, d और f के नाम से जाता है। फिर यही के आगे फिर तत्व शुरू होते हैं, आपके s ब्लॉक के तत्व हैं, p ब्लॉक के तत्व हैं, d ब्लॉक के तत्व हैं और f ब्लॉक के तत्व हैं। आपके इस चैप्टर में यानी जो आपका जो पेपर चल रहा है इसमें इतना है आपका आवर्त सारणी का सिस्टम। फिर उसके बाद एस ब्लॉक, समझ रहे हैं, एस ब्लॉक में केवल 2-3 दिन में हो जाएंगे, और उसके बाद हाइड्रोजन। ये पूरा कोर्स बताया है हमने, जितना पूरा कोर्स है, मतलब आप कह सकते हैं केवल 2 चैप्टर इसमें बचे हुए हैं और कुछ नहीं बचा है, ठीक है। इस पेपर में आपका केवल 2, फर्स्ट पेपर में केवल 2 चैप्टर हैं और कुछ नहीं है। लेकिन ये है, हम इस चैप्टर को पढ़ाकर सेकंड पेपर शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता क्या 100% श्योर है ये आपके यहाँ जो भी है यहाँ तक वो पढ़ा नहीं पाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसको छोड़ ही रहे हैं, छोड़ने से मतलब है ये पढ़ लिया आपने चैप्टर यहाँ तक, फिर इसके बाद अगर होगा तो हम एक केमिकल बॉन्डिंग करके और चैप्टर है रासायनिक आबंधन, हाँ उसको पढ़ा लेंगे तब शुरू करेंगे। रासायनिक आबंधन का चैप्टर पढ़ा लेंगे तब आपको हम सेकंड पेपर शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद एस ब्लॉक है, कुछ है नहीं, खाली विधियाँ हैं 1-2, मतलब उसमें पढ़ने जैसा कुछ नहीं है कि समझाना पड़े, मेहनत करनी पड़े, ये सब करनी पड़े, ठीक है। इस तरह का कुछ नहीं है वहाँ पर। अगला आएगा हाइड्रोजन का चैप्टर। हाइड्रोजन में भी कुछ नहीं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड पढ़ना है, हाइड्रोजन पढ़ना है। तो वो क्या है, वो कंपाउंड्स हैं, मतलब उनका आपकी लाइफ में आगे कोई रोल नहीं है। समझ रहे हैं हमारी बात, कि आपको आगे कुछ नहीं पूछा जाना है, बस यहीं तक खत्म है। तो इसको पढ़ाने के बाद रासायनिक आबंधन, और रासायनिक आबंधन के बाद सेकेंड पेपर। जबकि आपके यहाँ चाहे आप गुरु नानक के हों चाहे बिरला के हों, मैक्सिमम 3 इधर पढ़ाए जाएंगे, उधर कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। सेकेंड पेपर छुआ नहीं जाता है, लेकिन सेकेंड पेपर हम जरूर पढ़ाएंगे। इसलिए पढ़ाएंगे
क्योंकि सेकेंड पेपर आपका आधार है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्योंकि फर्स्ट ईयर का सेकेंड पेपर बहुत अच्छा है। ठीक है, आपने सुना होगा कहते हुए कि कोर्स इधर उधर कर दिया, कभी गड़बड़ किया, कहीं कुछ किया है। तो फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री तो नहीं कह सकते इतनी अच्छी है, केमिस्ट्री तो यही 2-3 चैप्टर अच्छे हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर का जो आपका सेकेंड पेपर का है केमिस्ट्री का, वो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे से मतलब है 1 और 2 चैप्टर, उसमें एक तो आपको ठीक है नामकरण का प्रोसेस मिलेगा जिसको आप IPSC कहते हैं। ठीक है, IPSC से ये होगा कि आपको नाम लिखना, इन सब तत्वों के बारे में आप जान जाओगे। उसके बाद एक और तत्व मिलेगा रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, सबसे अच्छा और सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्रियाविधि का मतलब होता है कैसे क्रिया हो रही है, कहाँ बॉन्ड टूट रही है, कहाँ बॉन्ड जुड़ रही है, कौन सा चीज़ हटाएंगे तो क्या बनेगा। अगर क्रियाविधि आप जान गए तो फिर केमिस्ट्री में कुछ है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर बॉन्ड तोड़ना, बॉन्ड जोड़ना आप जान गए कि किसको तोड़ा गया है, किसको जोड़ा गया है, तो बस यही तो होना है केमिस्ट्री में, इसके अलावा कुछ है भाई? केमिस्ट्री में खाली आप बॉन्ड तोड़ोगे पुरानी, नई बॉन्ड जोड़ोगे, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इसका मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर उसके बाद उसी में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन है, बेकार है। ठीक है, खाली कंपाउंड्स हैं, मेथेन, एथेन, ठीक है, फिर एसिटिलीन और एथिलीन, कुछ खास नहीं है। लेकिन जितना इधर बचेगा फर्स्ट पेपर, ऐसे 2 चैप्टर बचते हैं एस और पी, उनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके आगे कहीं नहीं पूछे जाने। मतलब जैसे हाइड्रोजन पढ़ लोगे, ये पढ़ लोगे, ये आपके आगे कहीं काम नहीं आने। लेकिन उधर का जो है, चाहे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन भी हो, तब भी वो आगे काम आएगा कि आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड्स क्या है। जबकि आपके यहाँ ठीक है मैक्सिमम अगर कुछ पढ़ाया जाएगा तो बस यहीं तक, इसके आगे नहीं पहुंच पाते वो। अगर बहुत जोर लगा दिया थोड़ा बहुत पढ़ने की तो बस केमिकल बॉन्डिंग, इसके आगे तो कतई संभावना है ही नहीं। हो सकता है अगर आप जा रहे हो तो क्या पढ़ा रहे हैं भैया, आइटम ही पढ़ा रहे होंगे, ठीक है, आइटम वही पढ़ा रहे होंगे। आइटम इनके बोलने का तरीका ऐसा होता है कि वो लगता है आइटम बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं, ठीक है, वही परमाणु संरचना के बारे में ही पढ़ा रहे होंगे। अब देखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप हमको जैसा कहेंगे हम वैसा पढ़ा देंगे। आप उनके हिसाब से कहिए, हम उनके हिसाब से पढ़ा देंगे, लेकिन हमारा मानना है हमारे हिसाब से पढ़िए, फ़ायदे में रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से पढ़ोगे उन्हीं की तरह हो जाओगे, पता कुछ नहीं चलेगा। कैटेगरी की वजह से सिलेक्शन हो गया, वो अलग चीज़ है एक, ठीक है। लेकिन एक देखिए, नॉलेज अलग चीज़ होती है। आपके अंदर नॉलेज मार भरा पड़ा है मान लो, हालांकि उनके अंदर बहुत ऐसा है नहीं नॉलेज, लेकिन आप ये कह सकते हैं अगर नॉलेज भी है, पढ़ाना एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। हम पढ़ाएं और आपको पता चले, समझ में आए, वो एक अलग चीज़ है। हमें ज्ञान होना एक अलग चीज़ है। बहुत से ऐसे ज्ञानी पढ़े होंगे जिनको ज्ञान बहुत होगा, पढ़ाने को कह दो तो एक अच्छा ना समझ में आएगा, कि मतलब खड़े होकर पढ़ाने लगे तो कुछ ना पढ़ा पाएंगे, समझ में कुछ नहीं आएगा। उनके साथ कुछ वही है, पढ़ने में सही रहे होंगे तो ज्ञान होगा। हम ये नहीं कह सकते ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि भाई PGT से आए हैं तो आप ये कह सकते हैं कि ज्ञान तो होगा, लेकिन बस तरीका नहीं है हमको, कि पढ़ाने का नहीं है, समझाने का नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, एक और ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड का। आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, वो CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं। अब सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही है, आप अंग्रेजी समझते नहीं, वो हिंदी जानते नहीं, ठीक है। भाई आप उनसे हिंदी में कुछ पूछेंगे, उनको पता ही नहीं है कि भाई इस चीज़ का मतलब क्या है। और इसीलिए कहते हैं यूपी बोर्ड का लड़का बड़ा सिंसियर होता है। यूपी बोर्ड CBSE बोर्ड से 1000 गुना अच्छा है, ठीक है। क्यों अच्छा है वो भी एक्सप्लेन कर देंगे हम। क्योंकि देखिए, यूपी बोर्ड का जो बच्चा है वो रटना शुरू नहीं करता है। यूपी बोर्ड के बच्चे की आदत होती है, जैसे हम ही लोग हैं, हम आपको सिखाते सिखाते थक जाते हैं, भाई आपको याद नहीं करना है, कुछ रटना नहीं है, बस समझना है और ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि आपकी लैंग्वेज में हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए आप आसानी से समझ सकते हो। आपकी लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी। आप पढ़ रहे हो कंटिन्यूअस इंग्लिश में, तो आपके पास याद करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, ठीक है। छोटा बच्चा है, उसको गाय नहीं सिखाओगे, वो अपने आप सीख जाएगा, ये कहा जा रही गाय, ये हाथ, ये। और अगर दूसरी चीज़ काऊ सिखाना है तो सिखाना पड़ेगा, ये काऊ है, ये हैंड है, ये माउथ है, ये कुछ ना सिखाओ आप, हाथ मुंह पैर तो वो वैसे भी सीख जाएगा, नहीं सीखेगा, तो उसमें कोई मेहनत नहीं करनी है स्पेशली। यही हाल यूपी और CBSE बोर्ड का स्टूडेंट का है। यूपी और CBSE बोर्ड में यूपी बोर्ड का लड़का आयतन भी जानता है, वॉल्यूम भी जानता है। CBSE बोर्ड का लड़का वॉल्यूम जानता है, आयतन कह दो कि भैया ये क्या होता है, नहीं जानता वो,
ये अब आप हों जानते हो अलग बात है, लेकिन जो एक नॉर्मल चीज़ बता रहे हैं। तो इसलिए यूपी बोर्ड बेहतर है सीबीएसई बोर्ड से इस मामले में। नहीं कि मतलब हाँ नहीं आप तुलना करने लगो कि नहीं यूपी बोर्ड ज़्यादा अच्छा है सीबीएसई बोर्ड से। बोर्ड दोनों अच्छे हैं, लेकिन एक जो डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए स्पेशली, जो एक ठीक है पीछे बैकग्राउंड से आ रहे हैं। अब जो हायर बैकग्राउंड से हैं उनके माँ बाप अंग्रेजी में ही बात कर रहे हैं, वो हिंदी बोलते ही नहीं कभी। अब जब हिंदी बोल ही नहीं रहे हैं तो उनको हिंदी में समस्या होगी, तो उनके लिए सीबीएसई बोर्ड बेहतर है। लेकिन हम लोग सुबह से लेकर रात सोने तक एक भी शब्द को इंग्लिश का ना यूज करते हो, हर कुछ हिंदी में ही बात करते हैं सब कुछ। अब उनके लिए इंग्लिश वाली चीज़ें रट पाना और ये सब कर पाना बड़ा कठिन काम है। यही सब मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाता है कि वो आधी चीज़ें जान पाते हैं, आधी चीज़ें नहीं जान पाते हैं, और बीच में ये आता है थोड़े दिन तो पढ़े सीबीएसई बोर्ड, नहीं हुआ, अब क्या हो गया यूपी बोर्ड में आ गए। और ये जो बदलाव होते हैं यूपी और सीबीएसई के, ये बड़े ख़राब होते हैं। कुछ लोग इसको मैनेज कर पाते हैं। अब मान लीजिए आप हैं, आपको अभी ठीक है या हाई स्कूल तक आप यूपी से पढ़े होते, इंटर में आपको सीबीएसई बोर्ड कर दिया था, तो एक ठीक है सामंजस्य बना पाना बहुत कठिन था। कुछ लोग बना सकते हैं, सब लोग नहीं। और वही आप हाई स्कूल तक सीबीएसई बोर्ड पढ़ो पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश, और इंटर में आप क्या कर लो फर्स्ट ईयर में यूपी बोर्ड से नाम लिखा लो, आप चीज़ें ही नहीं जान पाओगे। इंग्लिश आसान है, समझ रहे हैं? इंग्लिश जो है पढ़ना पढ़ाना सब कुछ आसान है हिंदी से। बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो यहाँ भी आएंगी, हमको भी हिंदी में नहीं पता होंगे, आपको हम इंग्लिश में पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि आगे की जो पढ़ाइयाँ हैं एमएससी वो सब इंग्लिश में ही है। अब उसमें हिंदी के शब्द मिलेंगे ही नहीं ढूंढे। अब मान लीजिए अगर वहाँ से कोई शब्द लिया गया तो इंग्लिश का ही तो होगा, अब हिंदी का तो होगा नहीं। तो देखिए हम भी यूपी बोर्ड से ही हैं और यहीं से पढ़े हैं, ठीक है। मतलब 5-6 तक तो यहीं हरगांव में पढ़ा, डेमोक्रेटिक स्कूल था पहले एक यहाँ पे, अब वो उधर चेंज हो गया, वो दूसरा है, पहले यहाँ पर था, ठीक है, लहरपुर रोड पे, यहीं से पढ़े हुए हैं। तो यानी कहने का मतलब है पढ़े यहीं हैं। वो जो सत्यनारायण अवस्थी हैं जानते हो, वही पढ़ाते थे पहले। हाँ ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि यहीं से पढ़े हैं, कोई स्पेशल चीज़ नहीं आई है। लेकिन पढ़ाते सीबीएसई बोर्ड भी हैं, बीएससी तो फुल्ली इंग्लिश में पढ़ाते हैं, एमएससी भी पूरी इंग्लिश में। तो ऐसा कुछ नहीं, यूपी बोर्ड के हैं इसलिए कर सकते हैं। अगर सीबीएसई बोर्ड के होते तो आपको ना पढ़ा पा रहे होते, तो वही पढ़ा पा रहे होते जो ठीक है दूसरे पढ़ाते हैं कि भैया पता चला आप हम बोलना कुछ और चाह रहे हैं, समझ आप कुछ नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए दीर्घाकार आवर्त सारणी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप ये कह सकते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी, ठीक है। इसमें ये जो सारणी बनाई गई इसमें तत्वों का वर्गीकरण या तत्वों का आधार क्या रखा गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखा गया, और कुछ अंतर नहीं है, सब वही हैं, कॉलम वही 9 है, ठीक है, आवर्त वही हैं 7 आपके, सब कुछ वैसा ही है। बस फ़र्क क्या है, सिर्फ ये है कि इसको क्या कर दिया गया, एस, पी, डी और एफ ब्लॉकों में बांट दिया गया है। उसमें ब्लॉक की कल्पना नहीं की गई। आपने अभी तक जो आप पढ़ी हैं पीरियड टेबल, उसमें ब्लॉक की बात कहीं आई है? उसमें ब्लॉक की कोई बात नहीं आई है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था नहीं, या तो संख्या थी या तो उनका भार था, ठीक है। अब भार में ज़्यादा समस्या हुई तो उनके रोल नंबर के हिसाब से मान लीजिए आप क्रमांक के हिसाब से रखा गया। जब क्रमांक में भी कुछ समस्या आ गई तब क्या कर दिया गया, एक स्पेशल चीज़ रख दी गई कि भैया क्या है, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर रखो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से एक चीज़ और पकड़ में आ गई, वही उसकी स्थिति ट्रेस करना और आसान हो गया कि भाई अब जैसे मान लो अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में गया, अब हमको सब कुछ नहीं छानना पड़ेगा, खट से बस पी ब्लॉक पहुँचो। आपने देखा पी ब्लॉक पहुँचे, ठीक है, नंबर 2 लिखा है, दूसरा आवर्त चेक करो, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। वर्ग पता चल जाए अच्छी बात है, ना पता चले कोई बात नहीं। अगर वर्ग पता चल गया 2 2 4 है यानी 4 होगा। अगर पता चला तो अच्छी बात है, नहीं पता चला कोई बात नहीं, आप बस पी में पहुँचो और तीसरी लाइन नहीं दूसरी लाइन को सर्च करो, आपको सीधे कार्बन मिल जाएगा अपने पास। यानी ट्रेस करना उनको या प्राप्त करना, ढूंढना और आसान हो गया इससे, ठीक है। क्लियर है? तो लिख लीजिए फिर थोड़ा बहुत लिखिए। दीर्घ आवर्त सारणी या दीर्घाकार आवर्त सारणी में लिखिए आधुनिक आवर्त सारणी के दोषों को, आधुनिक आवर्त सारणी के दोषों को दूर करते हुए, आधुनिक आवर्त सारणी के दोषों को दूर करते हुए रॉक तथा बर्नर, ठीक है, बर्नर है, माचिस लगाने वाला नहीं कि बर्नर में आग लगा दीजिए,
रॉक तथा बर्नर ने सारणी के दीर्घ रूप को प्रस्तुत किया। रॉक तथा बर्नर ने सारणी के दीर्घ रूप को प्रस्तुत किया जिसे दीर्घाकार आवर्त सारणी कहा गया। जिसे दीर्घाकार आवर्त सारणी कहा गया। जिसे दीर्घाकार आवर्त सारणी कहा गया। इसके सामान्य लक्षण निम्न प्रकार हैं। इसके सामान्य लक्षण निम्न प्रकार हैं। ये इसके सामान्य लक्षण निम्न प्रकार हैं। इसमें भी वही वर्ग और आवर्त। ठीक है, तो पहली हेडिंग डाल लीजिए वर्ग। ठीक है, वर्ग। अब देखिए इसमें जो था, सुन लीजिए जरा ध्यान से, अभी तक जो बात करी गई थी हेडिंग वर्ग। हाँ, विशेषताएं डाल लो, कोई दिक्कत नहीं, वो विशेषताओं में ही आएगा वर्ग और आवर्त। तो देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। थोड़ा सा परिवर्तन ये हुआ, अभी तक जो हमारी परिकल्पनाएं थी वो यहीं तक सीमित थी कि 1 से 7 तक, ठीक ही नहीं थी। जो हम मानते थे वो यही मानते थे 1 से 7 तक, और 8वां अलग और 0 अलग, यही तो हम मानते थे। अब क्या किया गया, अब है वही, कहने का तरीका बदल दिया गया। कहने का तरीका ये बदला गया, अब वही 7 और 8 9 नहीं कहा गया, अब सीधे 18 कहा गया, क्योंकि 18 लाइनें हैं सीधे नहीं है। लास्ट में देखिए 18 लिखा हुआ है, तो खड़ी खड़ी जो लाइनें हैं वो कितनी हैं, 18 हैं। अब ये नहीं कहा गया कि भैया ठीक है 1 से 7 तक के ए और बी में है, ये कहा जाएगा, लेकिन बाद में। ये नहीं कहा गया कि 1 से 7 तक, फिर 8 और फिर 0, यानी कितने कॉलम है, खाली 9 खड़ी खड़ी लाइनें हैं। पीछे अभी आपने देखा, बनाया जरूर सब कुछ यही गया, लेकिन कहा तो यही गया कि वर्ग कितने हैं, 9, 1 से 7, फिर 8वां और फिर 0, यानी टोटल कितने हुए, 9। ये कहा गया अभी तक। इसमें पहली बार ये कहा गया कि इसमें जो वर्ग हैं या 36 लाइनें हैं वो कितनी हैं, 18 हैं। यानी इस आवर्त सारणी को इसीलिए तो लॉन्ग फॉर्म कहा गया। उसमें 9 माना गया, इसमें 18 माना गया, तो लॉन्ग फॉर्म अपने आप हो गया कि उसमें कहा गया कि इनको 18 खड़े खड़े यानी ऊर्ध्वाधर भागों में और ऊर्ध्वाधर खानों में बांटा गया, जिनको क्या कह दिया गया, वर्ग कह दिया गया। जिसमें पहले और दूसरा, फर्स्ट ए और सेकंड ए वर्ग को सबसे बाईं तरफ रखा गया। देखिए यहाँ पर हम आवर्त सारणी बना के दिखा दे रहे हैं आपको। कि ये आपकी आवर्त सारणी है, मान लीजिए। अब ये आपका पूरा का पूरा आवर्त सारणी का सेटअप है, आप चेक कर सकते हो, वही है 1 2, ठीक है। आगे देखेंगे 3 4 5 6, इस तरह से जो कॉलम होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 13 14 15 16 17 और ये 18। यानी अब जो आवर्त सारणी बांटी गई वो इस तरह से बांटी गई कि भाई अब टोटल कितने हैं, 18 कॉलम है इसमें। हालांकि रखा वही गया, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सब कुछ वही है, लेकिन पहली बार इस चीज़ का जिक्र किया गया कि इसमें खड़ी खड़ी लाइनें कितनी हैं, 18 लाइनें हैं। थी पहले भी 18 ही, लेकिन जो जिक्र किया गया बात का वो यहीं पर जिक्र किया गया कि इसमें खड़ी खड़ी लाइनें कितनी हैं, 18 हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। अब आवर्त सारणी में, इस आवर्त सारणी में सबसे बाईं तरफ रखे हुए 2 कॉलम, ठीक है, सबसे बाईं तरफ रखे हुए 2 कॉलम, फर्स्ट ए और सेकेंड ए। फर्स्ट ए और सेकेंड ए, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात है, तो जब भी हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचता है, एस में पहुँचता है। अतः ये काहे के होंगे, एस ब्लॉक के तत्व होंगे। आवर्त सारणी में सबसे दाहिनी तरफ, ठीक है, आवर्त सारणी में बाईं तरफ एस ब्लॉक, आवर्त सारणी में दाहिनी तरफ 6 खाने हैं जो थर्ड से हैं। फर्स्ट सेकेंड हो गया, थर्ड से, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए और 0। सेकेंड तक हो गया, थर्ड ए, फोर्थ, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए और 0, ठीक है। ये जो हैं किसके अंतर्गत रखे गए, पी ब्लॉक के अंतर्गत रखे गए। एस और पी के बीच में 10 खाने बनाए गए।
एस और पी के बीच में 10, 1 2, और ये कहाँ से शुरू हुए? ठीक है, सेकंड था तो थर्ड से शुरू होंगे, लेकिन थर्ड बी से। ये ध्यान रहे, मतलब रट जाएगा, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको। देखो पहला दूसरा है तो अगला कहाँ जाएगा? तीसरा ही तो जाएगा पहले दूसरे के बाद। ऊपर है एस और पी वाला है तो ए से, यहाँ दूसरा है, दूसरे के बाद आएगा तो तीसरा ही, तो तीसरा आएगा। लेकिन डी ब्लॉक है तो क्या होगा? बी होगा। तो ये थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी। ठीक है, फिर ये या कहाँ? यहाँ तक आ चुके थे। हाँ, ये यहाँ तक आ चुके थे। अब ये 3 काहे के हो गए? एर्थ के। अब थर्ड से शुरू किया था, फर्स्ट और सेकंड बी रह गया, तो ये फर्स्ट बी और ये सेकंड बी। ये डी ब्लॉक का वर्गीकरण हो गया आपका पूरा आवर्तनी। ठीक है, और एफ ब्लॉक तो इसके नीचे। ठीक है, 2 सीरीजों में रखा गया है जिसमें 14 तत्व रखे गए हैं, जिनमें पहली वाली सीरीज को क्या कहते हैं? लैंथेनाइट सीरीज, और दूसरी वाली सीरीज को एक्टिनाइट सीरीज। कारण पहले सीरीज लैंथेनम के बाद रखी गई है, इसलिए उसको लैंथेनाइट सीरीज कहते हैं या लैंथेनॉन भी कहते हैं, और दूसरी सीरीज एक्टिनाइट यानी एक्टिनियम के बाद रखी गई है, इसलिए इसको एक्टिनाइट या फिर एक्टेनॉन कहते हैं। बस इतनी ही है पूरी की पूरी दीर्घाकार आवर्त सारणी। क्लियर? और इसमें कुछ नहीं है, बस अब यही चीज़ें जो आपको हमने बोल दी हैं ये लिखनी है बस। तो लिखिए। ठीक है, वर्ग में पहला पॉइंट लिखिए, पॉइंट वाइज लिखिए। सारणी के या सारणी को लिखिए। सारणी को 18 ऊर्ध्वाधर भागों में, सारणी को 18 ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी खड़ी लाइनों, सारणी को 18 ऊर्ध्वाधर भागों में बांटा गया जिन्हें वर्ग कहते हैं। सारणी को 18 ऊर्ध्वाधर भागों में बांटा गया जिन्हें वर्ग कहते हैं। सारणी में बाईं तरफ रखे, सारणी में बाईं तरफ रखे सारणी में बाईं तरफ रखे फर्स्ट ए तथा सेकंड ए, फर्स्ट ए तथा सेकंड ए उप समूह के तत्व एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। सारणी में बाईं तरफ रखे फर्स्ट ए तथा सेकंड ए उप समूह के तत्व एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? एस ब्लॉक के क्यों हैं ये? क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जाता है। एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोश में प्रवेश करता है। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोश में प्रवेश करता है। अगला पॉइंट, सारणी में दाईं तरफ रखे, सारणी में दाईं तरफ रखे, सारणी में दाईं तरफ रखे। कहाँ से रखे हैं? थर्ड ए से। थर्ड ए से कितने तक? सेवेंथ ए तथा सारणी में दाईं तरफ रखे थर्ड ए से सेवेंथ ए तथा और कौन रखा है? शून्य। थर्ड ए से सेवेंथ ए तथा शून्य समूह के तत्व पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। के तत्व पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोश में प्रवेश करता है। क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोश में प्रवेश करता है। क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोश में प्रवेश करता है। अगला है एस तथा पी के बीच, एस तथा
P के बीच रखे तत्व कौन से कहलाते हैं? हाँ, S तथा P के बीच रखे तत्व D ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। D ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन D उपकोष में प्रवेश करता है। क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन D उपकोष में प्रवेश करता है। सारणी से बाहर रखे अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट है हमारे में, तो पांचवा पॉइंट है। चलिए कोई नहीं, पॉइंट से क्या करना है, ठीक है। सारणी में या सारणी से बाहर रखे लैंथेनाइड व एक्टिनाइड, सारणी से बाहर रखे लैंथेनाइड व एक्टिनाइड तत्व, सारणी से बाहर रखे लैंथेनाइड व एक्टिनाइड, लिख लेंगे, लैंथेनाइड व एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व F ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड, एक मिनट, हमको बोलिए क्या बोला है आपने, लैंग्वेज श्रेणी के बाहर रखे लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व F ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। श्रेणी के तत्व F ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, ठीक है। अब शून्य को जरा अलग से लिख लीजिए, अभी तो P ब्लॉक में आया था, अब अगला पॉइंट करके शून्य को भी लिख लीजिए। लिखिए, आवर्त सारणी में सबसे दाहिनी तरफ रखे 6 तत्व ऐसे लिख लीजिए, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, ज़ीनान, रेडान, ठीक है। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, ज़ीनान और रेडान, समझ रहे हैं। ये हीलियम है, तत्व देख लीजिए, सिंबल भी देख लीजिए और तत्व का नाम भी सुन लीजिए। हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टान है, ठीक है, ज़ीनान है और ये रेडान है। रेडान रेडियो एक्टिव तत्व है, अब है यही, वो बाद में बता देंगे क्या होते हैं। ये रेडियो एक्टिव तत्व है, मतलब इसका क्षरण अपने आप होता रहता है, अपने आप, हाँ, दूसरे में कन्वर्जन होता रहता है इसका। तो लिखा, क्या लिखा है, वो तो नीचे है, वो तो आपको बताया है कि ये सब कृत्रिम है। आप जो लास्ट वाली है तो बता चुके हैं, मेन तो क्या है जो है उसमें, वो ये तो ज़बरदस्ती के रखे गए हैं। इनका पहले क्या था, यू 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 ए यू यू बी, इस तरह से नाम रखा गया था, फिर अब उसके बाद इनको चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो जो मेन है वो क्या है, ये है। इसके बाद अगर ओजी है वो भी आपका रेडियो एक्टिव ही होगा, क्योंकि उसके बाद का है तो रेडियो एक्टिव ही होगा, ठीक है। लेकिन जो कहा जाता है शून्य समूह को क्या है, इन 6 तत्वों को कहा जाता है। क्या लिखा था, आवर्त सारणी के सबसे दाहिनी तरफ रखे 6 तत्व ये शून्य समूह के तत्व कहलाते हैं। शून्य समूह के तत्व कहलाते हैं क्योंकि इनका बाहरी कोष पूरी तरह से भरा होता है। क्योंकि इनका बाहरी या बाह्य कोष पूरी तरह से या पूर्ण रूप से भरा होता है, ठीक है। अब अगली हेडिंग है, ठीक है, धात्विक गुण। धात्विक गुण अब तो प्रॉपर्टी हैं, ये अलग से हैं,
मतलब हैं आवर्त सारणी की केस हैं, लेकिन अब उससे रिलेट मत करिए तो ज़्यादा सही है, अब अलग से करिए। अब देखिए जैसे धात्विक प्रॉपर्टी, धात्विक गुण, धात्विक गुण का मतलब है धातुएं छाटनी है। अब इसमें अगर देखा जाए तो कैसे छाटेंगे धातुएं, बताइए भाई। अगर आपसे कुछ कहा जाए तो इसमें आपसे ये कहा जाए ये कार्बन लिखा हुआ है, धातु है कि अधातु है? कार्बन धातु है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन है? नहीं, गैस तो एक अवस्था बता रहे हैं आप, ठोस द्रव और गैस ये तो अवस्थाएं हो गई। धातु, धातु का मतलब समझते हो, जैसे लोहा है, क्या है? धातु है। कोई अन्य चीज़ है, कपड़ा है, रबड़ है, प्लास्टिक है, जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित ना हो सकें वो क्या कहलाती हैं? अधातु कहलाती हैं। जिनमें वैद्युत धाराएं प्रवाहित हो सकें क्या कहलाती हैं? धातु कहलाती हैं। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि कैसे जाने हम इनमें, इतनी बड़ी आवर्त सारणी है, ठीक है, हम नॉर्मली तत्व देख के ये कैसे जान जाएं कि इसमें कौन सी धातु है और कौन सी अधातु है? यही तो है भाई, कुछ ना कुछ तो हमें टेक्निक निकालनी पड़ेगी कि हमको पता चले। तो देखिए धातुओं की प्रॉपर्टी होती है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ती हैं। जो आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ दें या जिनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं क्या कहलाती हैं? धातुएं कहलाती हैं। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन छोड़ने की प्रॉपर्टी से, इलेक्ट्रॉन छोड़ने की वजह से, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़ने की वजह से ही हम उनको क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और उनमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो पाती है, क्योंकि वैद्युत धारा प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉनों का फ्लो अनिवार्य है। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे कहीं तभी तो लेके जाएंगे। अब आप हैं, आप किसी समय फ्री हैं, आपसे किसी ने कोई काम कहा आप कर देंगे। आप जा रहे थे पेपर देने किसी चीज़ का, अब कोई कह रहा था नहीं ये काम करिए, कोई कह रहा गाय बांधाओ, कोई कह रहा भैंस खोल लाओ, या कोई और ने काम बता रहा है। अब बताला ऐसा काम है जिसमें 1 मिनट का है नहीं, टाइम लगेगा, तो क्या आप जाओगे करने? नहीं जाओगे ना। क्यों? क्योंकि आपको उस समय कहीं और उपस्थित होना है। तो आप ये कह सकते हैं कि जब जाने आने की बात है तो जो फ्री होगा वही तो जाएगा चीज़ों को लेकर। तो इसीलिए वैद्युत धारा के फ्लो के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों का होना अनिवार्य है। यानी जब मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें, तभी हम ये कह सकते हैं कि इसमें वैद्युत धारा का फ्लो हो रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से। तो आप मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब है इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाले, वही तो फ्री होंगे भाई, जो फ्री होंगे तभी तो छोड़ रहे होंगे। तो अब देखो जैसे सोडियम कितना होता है? 11, 2, 8, 1। आखिरी कक्षा में कितना है? 1। क्या करेगा ये? छोड़ देगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, मतलब क्या हो गया? धातु हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा मतलब धातु हो गई। नाइट्रोजन 2, ठीक है, नाइट्रोजन का 7 है तो 2, 5। अब ये क्या करेगा? अष्टक पूर्ण करने के लिए 8 पूरे करने हैं। जो आसान पड़े वो करा दो, इसमें सोचना सोचना कुछ नहीं है कि हमारे परेशान है कि यार क्या करेगा ये। यार जो आसान हो वो काम करा दो बस। 8 होने चाहिए, हैं कितने? 5 हैं, छोड़ने पड़ेंगे इसको 5 और 3 लेने पड़ेंगे इसको। तो 3 लेना आसान काम है, 5 छोड़ना कठिन है। तो ये क्या करेगा? 3 ले लेगा, यही तो होगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर इलेक्ट्रॉन ले रही है कोई चीज़ तो वो अधातु यानी धातु की तरह से नहीं। तो एक तो आप ऐसे जान लो सीधे सीधे। तो एस और पी, एस ब्लॉक के दोनों सब किसी क्या हैं? धातु हैं, क्योंकि एस में कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन तो होंगे, नहीं भाई, एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन तो होंगे मैक्सिमम बाहर में। अगर 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो वो छोड़ेगा ही। तो इसका मतलब है पूरा का पूरा एस ब्लॉक धात्विक। पी ब्लॉक का पहला, जिसमें क्या होंगे? जैसे एल्यूमिनियम कितना होता है? 13 होता है। 2, 8, 3 है, क्या करेगा? लेगा कि देगा? देगा। 5 लेना कठिन है, 3 छोड़ना आसान है। क्या करेगा? 3 छोड़ देगा। तो जब 3 छोड़ देगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है तो क्या हो गई? धातु। ठीक है, तो पहचान लोगे। अगर कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉन छोड़ रही है तो वो धातु है, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है तो वो अधातु है। ठीक है, अब एक सरल तरीका आपको बता दे रहे हैं पहचानने का, वो कोई नियम नहीं है,
आप उस पर बहस नहीं कर सकते कि अगर कहीं लगे ना हो, क्योंकि अपवाद तो होंगे ज़रूर। सिंपल सा एक बता दे रहे हैं कि जिनके लास्ट में एम मिल जाए, एम फॉर मेटल समझ लीजिए, जिनके अंत में एम मिल जाए, चाहे साधारण नाम में और चाहे उनके लैटिन नाम में। ठीक है, अगर साधारण नहीं है तो लैटिन नाम से हम देखते हैं भाई, जैसे सोडियम है, सोडियम का एस नाम होना चाहिए था ना। अब जैसे ऑक्सीजन है, ओ है, नाइट्रोजन है, एन है, फास्फोरस है, पी है, तो रखते कैसे हैं तत्वों को, उनके शुरुआती अक्षरों से ही तो रखते हैं ना। अब जैसे सोडियम है, सोडियम का क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। एस सल्फर का होता है, एस आई सिलिका का होता है। अब सोडियम का एस तो नहीं रख सकते क्योंकि यूज हो चुका है। एस ओ रख दें तो पहली चीज़ है, जब नाम रखा जाता है तो ये ध्यान रखा जाता है कि कोई शब्द ना बन रहा हो। मतलब एस ओ रख दिया, सो बन गया। अब आपने कहीं पर लिखा है, अब वो जान ही नहीं पा रहा है कि ये सो लिखा है कि कोई तत्व लिखा हुआ है। तो इसलिए आपको अगर दो अक्षर ले रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना है, इसमें देखिएगा सो, नो, इस तरह के कोई नहीं होंगे, यानी आपका कोई शब्द ना बन रहा होगा। ठीक है, ऐसे आप दो सिंबल लेंगे। अब अगर दो सिंबल लेने पर समस्या आ रही है, जैसे मान लो कहीं पहले ले जा चुके हैं, जैसे पोटेशियम, पोटेशियम का पी होना चाहिए, फास्फोरस के लिए आ चुका है, या तो पोटेशियम का पीओ भी होता है, पोलोनियम। तो अब समस्या ये है, तो अब क्या किया गया, इनके लैटिन नाम ढूंढे गए, जहाँ से इनको लाया गया है वहाँ वापस गया। ठीक है, लैटिन यानी कहाँ गया, मिस्र वापस गया। मिस्र की लैंग्वेज क्या है, लैटिन है, इसलिए इनके सबके लैटिन नाम रखे जाते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री, कीमिया यानी मिस्र की ही देन है, तो वहाँ की लैंग्वेज के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। तो इसका जो सोडियम है, सोडियम का लैटिन नाम होता है नाइट्रियम, नाइट्रियम, लास्ट में एम आया। पोटेशियम, केलियम, पोटेशियम का जो नाम होता है लैटिन वो क्या होता है, केलियम, इसलिए के सिंबल लिया गया। ठीक है, Fe आयरन होता है। ठीक है, फेरम, ठीक है, हाँ, फेरिस भी कह सकते हो, वो एक ही से जनरेट हुए हैं। इसी तरह से कोई और, जैसे सिल्वर ले लिया, सिल्वर क्या होती है, चांदी होती है, सिंबल क्या होता है, Ag, अर्जेंटम, अर्जेंटम बोलते हैं सिल्वर को। AU गोल्ड होता है, सोना जिसको बोलते हैं। अब गोल्ड तो G होना चाहिए, GO हो नहीं सकता, गो हो जाएगा। G होता है, GE एग्जिस्ट करता है, इसलिए क्या गया, कोई उसका लैटिन नाम ढूंढा गया। सोने का लैटिन नाम होता है ऑरम, इसलिए AUROM, इसलिए क्या किया गया, AU ले लिया गया, यानी ऑरम से। समझ रहे हैं? तो एक सामान्य सा रूल है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप लगा दो इसको। ये आपकी सुविधा के लिए हम बता रहे हैं कि आप नाम पढ़िए और नाम के अंत में अगर एम आ जाए तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि हो सकता है धातु। ठीक है, हमेशा नहीं, ज़्यादातर 99% केसेस में जिनके लास्ट में एम आएगा वो क्या होंगी, धातुएँ होंगी। ठीक है, चलिए लाइट भी गई, चलिए अब आगे।